ट्रांजिशंस एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो इसको बारे में कल भाई डिस्कस किया था कि स्कैंडियम जो है इसका सिर्फ जो है +3 होता है, क्योंकि इसका डी इनकम्प्लीट है इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जो जिंक है, अगर आपका जो है मरकरी है, ठीक है, और कैडमियम है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसमें रखा जाता है। तो इसमें जो जितने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके बारे में जो है कल मैं जो है आपको डिस्कस किया था, जैसे TiO2 के बारे में, फिर BoO2+ के बारे में, फिर क्रोमियम था CrO4-2, और या फिर जो है MnO4- यानी ये KMnO4 कहलाएगा। यहाँ तक मैं डिस्कस किया था। ट्रांजिशन एलिमेंट जो का जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो कोई NCERT में एक लाइन लिखा होगा, NCERT में लिखा हुआ है दी वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से लिखा है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आंसर इज आउट इनकम्प्लीट ऑफ d ऑर्बिटल, यानी कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें d में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इन सच ए वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच बाय यूनिटी, एकदम सही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखेंगे तो एक एक चेंजिंग है। जो चार्ट बना है, चार्ट में देखिए Ti+2 है तो +3 है, +3 है तो +4 है, यानी कितनी चेंजिंग है, 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1, ऐसे आएंगे आप बेरिलियम +2 से +3 कितना आएगा, 1 की चेंजिंग, +3 से +4 1 की चेंजिंग, यानी एक एक की चेंजिंग है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द वेरिएबिलिटी ऑफ, यानी वेरिएबल वर्ड से है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कामा लगाओ, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करना, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करना। क्यों होगा इसका, कि इसका डी कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो आगे लिख सकते हैं, लिखा होगा अराइज आउट ऑफ इनकम्प्लीट ऑफ d ऑर्बिटल्स, अराइजेस आउट ऑफ इन कंप्लीट d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीट होने की वजह से अराइज होती है, अराइजेज ऑफ इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे वेरिएबल शो करते हैं तो कितने के अंतर होगी इलेक्ट्रॉन की, कितने का डिफरेंस होगा, 1 की। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, NCERT में सब लिखा, उन्हें लिखा रहा हूँ, लिखिए एंड their oxidation state differ from each other by unity, and their oxidation state and their oxidation state and their oxidation states, ठीक है, differ from each other, differ फ्रॉम ईच अदर बाई यूनिटी, यूनिटी माने एक का अंतर। अगर आप देखेंगे किसी भी सीरीज में जाइए तो उसमें जो अंतर मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना मिलेगा, 1 का। जैसे आप आ जाइए बी में, बेलेडियम में, तो बी के में देखेंगे तो कितना होगा,
जैसे बी होगा +2 तो बी +2 होती है, तो बी कितना होगी +3, तो कितने का अंतर है 1 का। इसमें चलते हैं बी +4 तो कितने का अंतर है 1 का। किसी भी ग्रुप देख लीजिए, सब पूरा चार्ट बना है, किसी में देख लीजिए सब में 1 की चेंज होंगी, 1 की। +5 में आएंगे 1 की चेंजिंग। आप इसे रोमन में लिख सकते हैं 2 करके, रोमन 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इनमें अंतर कितना 1, इसमें अंतर कितना, अरे 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा तो अंतर कितनी होगी 1 की। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यूनिटी होगी, 1 का डिफरेंस है। तो किसी भी सीरीज में देख लीजिए, टीआई में देखिए +2 से +3 1 का अंतर, +3 से +4 1 का अंतर, क्रोमियम में आइए +2 से +3 1 का अंतर, यानी 1 का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम ये कंपेयर करते हैं किससे, ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी इसका मतलब है कि आप जो है पी ब्लॉक में चले जाइए तो उसमें क्या डिफरेंस मिलेगी, यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो डिफरेंस होगी, वेरिएबिलिटी जो होगी उसमें 2 की डिफरेंस होगी। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, दिस इन द कॉन्ट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कितना, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाय कितना, यूनिटी ऑफ 2, 2 का डिफरेंस होगा। तो लिख लीजिए, in non-transition elements element, the oxidations state is differ from each other by कितना, दी 2 का अंतर होगा। अगर एक दूसरे में अगर अंतर देखा जाए तो 2 की मिलेगी। ये नॉन ट्रांजिशंस हैं, यानी डी ब्लॉक वाले में देखेंगे तो 1 अंतर होगा, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में देखते हैं तो उसमें एक दूसरे के अंतर में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस होगा, 2 की डिफरेंस होगी। एनसीईआरटी में एक बार लिखा है कि एन इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, कह रहा है, नोटिस्ड अमंग द ग्रुप 4 to 10। कहाँ से जा रहे हैं ग्रुप, अगर आप वेरिएबिलिटी देखेंगे तो कहाँ से मिलेगी, 4 से 10 आपके सामने बना हुआ है। अगर आप आएंगे, ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 के बाद कहाँ चलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका तो फिक्स है, स्कैंडियम का +3 होता है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी, इसमें 1 से 2 की चेंजिंग होगी, इसमें चेंजिंग होगी नहीं। तो जनरली चेंजिंग कहाँ मिल रही है, 4 से लेके 10 में, यानी आपका ये जो ये 4 है ये 4th वाला है, आगे बढ़ेंगे 10 वाले में, निकिल वाले में है। तो आप ये कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जनरली वेरिएबिलिटी कहाँ मिलती है, तो कौन से ग्रुप में मिलेगी, 4 से 10 ग्रुप में, यानी जो ग्रुप 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे उसमें मिलती है। इसी में लिखा, आल्दो दी पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फेवर बाय दी हैवी मेंबर। ये मैं पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो जितने भी मेंबर हैं, जैसे आप बोरान फैमिली में आइए तो आप बोरान से जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे लास्ट वाले रखे होंगे, उनसे नीचे अगर आप आएंगे पड़ोसी कार्बन में जाएंगे तो उनसे नीचे लोग रखे हुए हैं। जैसे ये है, पढ़ाऊंगा तो ग्रुप में तो पढ़ाऊंगा ये, जैसे बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब यहाँ पे आएंगे या कार्बन से स्टार्ट करेंगे, जब आप यहाँ पे टीन में आएंगे या एफएल में आएंगे, या नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे आप बिस्मत में आते हैं। अगर ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, यानी ये नीचे वाले जो मेटल्स हैं, ये वाले और ये नीचे वाले मेटल, यानी ऊपर फिर बीच वाले फिर नीचे वाले। तो नीचे वाले मेटल जब कंपेयर करेंगे तब बताएंगे कि नीचे वालों की ऊपर वालों से ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगी। जैसे अभी हम पढ़ाएंगे बोरान, तो हम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम बताएंगे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जब हम थैलियम में पढ़ाएंगे आपको तो हम कहेंगे इनका स्टेबिलिटी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो इसका एक रीज़न होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट्स, एक वर्ड होती है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो जो है ऊपर वालों के बजाय ये नीचे वाले कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और स्टेबल होंगे। तो ये बातें यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा, पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ लिखा होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। कह रहा द अपोजिट इज ट्रू इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक फॉर द एग्जाम्पल इन द ग्रुप 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका अपोजिट है, अगर आप कहाँ जाते हैं ग्रुप 6 में।
तो एक लाइन इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में कहाँ से होगी, कौन से ग्रुप से, 4 से लेके 10। लिखिए इन जनरली वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन जनरली द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of transition elements in group कहाँ से 4 to 10, in group 4 to 10। लेकिन अगर आप यही चीज कहाँ देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो ये वेरिएबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तो शो कर रहे हैं, वहाँ जो पी ब्लॉक एलिमेंट में हाइबियर वाले मेटल की जो स्टेबिलिटी होगी ऊपर वालों से क्या होगी, कम होगी, काफ़ी कम होगी। पढ़ाएंगे इसको। तो यहाँ पे पी ब्लॉक में भी कंपेयर कर दिया कि कह रहा पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, आर फेवर बाय हाइबियर मेंबर, यानी जो लोअर मेंबर होंगे, नीचे वाले होंगे, वो जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब आप ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्यों होंगे, काहे होंगे, जब बताएंगे उसको, ये चीज़ें फिर वहाँ बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, शो करती है ट्रांजिशन वाला वो 4 से 10 वाले ग्रुप वाले हैं। तो ये पी ब्लॉक वालों को वहीं बताएंगे, ये वर्ड मिलेगी। लेकिन कह रहा है यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसी ग्रुप में आपका कह रहा है द अपोजिट द ट्रू ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक्स, ये रहा, फॉर द ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप 6 में आइए, तो ग्रुप 6 वाले हैं, पूरी लाइन तो लिखा नहीं सकते एनसीईआरटी का, तो ग्रुप 6 में आइए, देखो क्या है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो तीनों की बात करेंगे, 24 लिख, एस लिख, डी लिख, पलट दे, तो यानी किसका मतलब क्या है, सब कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 6। तो अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे तो नीचे वाले की बात करेंगे, अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो नीचे को मान लेते हैं। ये बात मैंने बताया था कि अगर आपको जनरली जो ऊपर वाला वही नीचे वाला हो, तो हमने लिखा है एटॉमिक नंबर और इसके नीचे लिखा है एस और लिख, डी लिख, पलट दे, तो डी में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, एस में हो गया 2। इसको अगर हमें बनाना है क्रोमियम +3 या क्रोमियम सबसे हायर ऑक्सीडेशन, तो कितना करें, पूरा निकाल दें। तो अगर देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर चार्ट बना हुआ है, 24 है ना, तो 24 देखें, 6 नहीं 24 होगा, यहाँ पूरा निकाल दीजिए। तो पूरा कहाँ निकलेगा, 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, D0 और S0। अगर सही सही लिखना है तो इसको 3D कर लेना, इसको 4S कर लेना, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6, या आप रोमन वर्ड में +6 कर लो। तो देखो यहाँ क्रोमियम लिखा होगा +6, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है क्रोमियम, ऐसा लिखा है ये, इसका मतलब क्या है, क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +6, तो उसके नीचे वाले मेंबर भी +6 होंगे। तो देखो कह रहा है कि अगर ग्रुप 6 में जाते हैं, मॉलिब्डेनम भी +6 है और टंगस्टन भी +6 है, कह रहा है कि आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल, किससे, देन क्रोमियम से। ये वर्ड जो है आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, कह रहा मोर स्टेबल होता है। तो अगर ये मोर स्टेबल होता है क्रोमियम से तो क्या रीज़न होगा, तो यहाँ कह रहा है कि 10 क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम आर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये सवाल आ चुका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके। तो आप ये लाइन लिख लीजिए, इन ग्रुप 6, ब्रैकेट में लिखिए, इन ग्रुप 6, ग्रुप 6 में कौन कौन है, 3 लोग हैं। तो आप कह सकते हैं इन ग्रुप 6 वाले ग्रुप में कौन कौन होंगे, क्रोमियम, उसके बाद मॉलिब्डेनम, उसके बाद हो गया आपका टंगस्टन। तो लिखिए इन ग्रुप 6 क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ठीक है। अगर टंगस्टन है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6, तो लिखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आर +6, सबकी बात कर रहे हैं, इनका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आर +6, ठीक है। कामा लगाइए, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन्स आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन्स are more stable than
क्रोमियम +6, यानी सब 6 वालों से क्रोमियम +6, यानी अगर ये 6 वाले हैं तो ये भी 6 वाले हैं, सबके सब +6 वाले हैं, तो ये मोर स्टेबल होंगे। ये एक लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि अगर ये मोर स्टेबल होंगे तो क्या करेंगे, तो जो लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं या जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है जनरली, तो वो होता है एसिडिक्स, और जो लोअर ऑक्सीडेशन होते हैं वो होते हैं बेसिक्स, और जो मिडिल में होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वो होते हैं एम्फोटेरिक। तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, लिखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आर acidic in nature, lower oxidation states, basics, lower oxidation states are basic in nature, और बीच वाले क्या होंगे amphoterics, and middle oxidation states are amphoteric in nature। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि क्रोमियम जो है डाइक्रोमेट करे, क्रोमियम फॉर्म द डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम जो है डाइक्रोमेट बनाती है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन आगे लिखा है शॉर्टकट वेरेज MOO3 एंड WO3 आर नॉट। समझ नहीं पाएगा, एनसीईआरटी पढ़े समझ नहीं पाए क्या है। इसका मतलब है कि क्रोमियम जो है एसिडिक नेचर होती है, कब होगी, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये लोग क्या हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं लेकिन एसिडिक नेचर नहीं है। तो आप एक यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स। देखिए ये मैं डी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है और ना समझ में आए तो और ठीक है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ उखाड़ नहीं दो कि केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है तो ये भी नहीं आएगा, ये तो और है, इसलिए सब लोग मार्च में पढ़ाते हैं, तो टेंशन ना रहे, ना तुम जान पाओ कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना क्या होता है। जितने इक्विलिब्रियम है ये सब मार्च में पढ़ाते हैं, जान ही नहीं पाओगे। टफ है तो पढ़ो उसको, अब तुम्हारे लिए टफ है, दूसरे के लिए आसान है, तुम भी आसान बनाओ इसको। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स, तो हमने क्या बताया, मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, पढ़ाया था ना बेसिक, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, तीनों होंगे, एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे और एम्फोटेरिक भी होंगे। इस बार आया था ये सवाल, तो यहाँ पे हमने ये लाइन नहीं लिखाया। अब आप समझ लीजिए, हमने लोअर और हायर ऑक्सीडेशन बोल दिया है। तो अगर हम आपसे कह दें कि 3 के ऑक्साइड हैं और तीनों को उठा लेते हैं, ये 2 तो दिए हैं भाई साहब, MOO3 दिए हैं एंड WO3 है, एक को नहीं दिए, कह रहे एक समझ लेना। तो समझना कुछ नहीं है, मैं समझा देता हूँ। लिखता हूँ CrO3 और फिर लिखता हूँ MOO3 और एक लिखता हूँ WO3। तीनों ऑक्साइड हैं कि नहीं है? तो तीनों क्या होना चाहिए, बेसिक या एसिडिक या एम्फोटेरिक। तो यहाँ हायर ऑक्सीडेशन में है, कितना है, 3 दूनी 6 +3, ये कितने हैं, 3 दूनी 6 +3, तो तीनों तो +6 में है, लेकिन स्टेबल कौन है, ये दोनों। और एसिडिक कैरेक्टर कौन शो कर रहा है, क्योंकि जल्दी से जो है क्रोमियम जो है क्या करता है, एसिड के साथ क्या बना लेता है, देखो ये लिखा हुआ है डाइक्रोमेट बनाता है इन एसिडिक। तो इसका मतलब आप पूछे एसिडिक कैरेक्टर कौन है, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, क्रोमियम। तो ये क्रोमियम सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों होते नहीं है। और इन दोनों क्या लिखा दिया अलग से, W लिखा है O3 और MO3 आर नॉट, समझे नहीं पाए। यानी कह रहा है क्रोमियम एसिडिक होता है, ये दोनों एसिडिक नहीं होते हैं। हमने आर्डर बना दिया कि मान लो सवाल आएगा तो क्या करोगे, तो सवाल में सबसे ज़्यादा एसिडिक ही है, वो कम। एनसीईआरटी में बोला आर नॉट को हटा के मैंने आर्डर बना दिया कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा और ये एसिडिक कम होंगे। तो ये सवाल आ सकता है, तीनों को उठा के बना दे। तो 2 तो नीचे दिया है, एक को खाली एसिडिक फॉर्म में बोला था। अब जो एसिडिक होगा, ठीक है, तो एक लाइन ये पूछा हुआ क्वेश्चन से, क्रोमियम जो है क्या करती है, तो क्रोमियम +6 है, तो कोई +6 में होगा तो किस में जाना चाहेगा, कम वाले में। जब कम वाले में जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कम से ज़्यादा से कम में जाना, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन की हिंदी क्या उल्टा क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे की लाइन लिख लीजिए, तो लिखिए क्रोमियम कौन सा वाला,
+6, ऊपर लिख लो, चाहे रोमन में लिखो चाहे लिखो क्रोमियम +6, ठीक है, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम +6 आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, +6 आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्रोमियम कहीं भी होगी, चाहे वो किसी के साथ जुड़ी हो, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ क्यों ना जुड़ा हो, अगर वो किस में जाना चाहेगी, 6 वाला किस में जाना चाहेगी, काम वाले में। अब जब 6 वाला सबसे टॉप पे चार्ट में बना है तो वो 5 में जा सकती है, 4 में जा सकती है, 3 जा सकती है, यानी प्लस से कम ऑक्सीडेशन में जाना रिडक्शन कहलाता है, और रिडक्शन का उल्टा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब चीज़ें बता चुका था, तो यहाँ पे ये बातें हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया है ये पॉइंट लास्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये शायद 2020 या 21 में पूछा था क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे प्रीवियस में तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि 20 में है या 21 में, लेकिन ये आया था क्रोमियम के बारे में। 4 ऑप्शन थे, उसमें पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसमें एक चीज़ गलत थी, और 3 में से ये पॉइंट लिखा हुआ था। लिखा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन ये कॉम्प्लेक्स, एकदम बात सही, पढ़ाया था आपको पूरा डिटेल्स। और देखो लिखा है NiCO का होल 4 FeCO, यानी पढ़ाया था मेटल कार्बोनिल्स, और बढ़ाया था मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्ड होता है, और सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब लेना देना दो, यानी आपका CO जो मेटल को देगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो उल्टे मेटल से, सेंट्रल मेटल से क्या ले लेता था, इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ लेता था, एंटी बॉन्डिंग में, पाई ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग्स में। तो यहाँ बोलेंगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनते हैं, ये लाइन लिखा होगा इसमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है पढ़ाया था क्वांडेशन कंपाउंड्स में, तो पढ़ाया था मेटल कार्बोनिल्स, तो मेटल कार्बोनिल का कई सारा पढ़ाया था, NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, Mn के बारे में पढ़ाया था CO को लेके, ठीक है, तो कई सारे पढ़ाए थे, करीब 5-6 पढ़ाया था, और नीचे सिनर्जिक भी पढ़ाया था उसी में। तो सिनर्जिक का मतलब होता है दोनों का लेना देना, यानी आपका से पूछा जाए कि अगर लिगेंड क्या केवल सिर्फ देता है लोन पेयर, तो कहेंगे नहीं, लिगेंड देता भी है और लेता भी है। तो 2 होते हैं, एक होता है CO और एक होता है NO, लेकिन NO को एनसीईआरटी ने कहीं नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर कहीं आप बड़े कोचिंग के बुकलेट पढ़ेंगे तो उसमें डाले होते हैं। बड़ा कुछ नहीं होता, सिर्फ माइंड की बात है। ये रहा, कोई बैठे बैठे अपने राजा बन जाओ, जैसे बैठे हो दिमाग में आप राजा हो गए, तो अंदर से फीलिंग राजा आना चाहिए। अब फीलिंग आ रहा है कि हम सबसे गिरे हैं, मरतुलिया हैं, तो मरतुलिया की फीलिंग आएगी। हमेशा फीलिंग अच्छी आनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यही आएगा। ये रहा लोअर ऑक्सीडेशन आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स, ये देख लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने देखो ले लिया NiCO का होल 4, ये ले लिया, या दूसरा लिया है FeCO, देखो FeCO का होल 5 2018 में आया था, पूछा था कितने न्यूक्लियस हैं, लिखा था मोनो न्यूक्लियर, मोनोसेंट्रिक ऐसे करके पूछ के आया था, तो 18 में सवाल आ चुका, नीट में आया था 18 में। तो ये जो है आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पूछ नहीं रहा लोअर ऑक्सीडेशन, तो कह रहा है जितने आपके, एक ऊपर लिखा है लोअर ऑक्सीडेशन आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो ये किस में आएंगे, ये वाले किस में आएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। कैसे, अरे सबका 0 है, तो जितना भी मेटल कार्बन सबका 0 होगा। देखिए ये मान लिया x, ये हो गया 0 × 4, ये CO का न्यूट्रल होता है तो 0, तो x बराबर हो गया 0, यानी इस पर कोई ऑक्सीडेशन, तो क्या बोलेंगे, ये 0 में, इसका मतलब सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ये मान लिया x, ये 0 × 5 = 0, पूरा बराबर 0 होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो x बराबर 0। तो ये क्या कहेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, सेंट्रल मेटल जो हो ट्रांजिशन एलिमेंट का, आयरन और निकल हो, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, कम ऑक्सीडेशन। तो एनसीईआरटी बोली लोअर ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स हैज ये लिगेंड, तो इसके साथ लिगेंड है, क्या लिगेंड है, CO कार्बोनिल, वहाँ भी कार्बोनिल लिगेंड है। कह रहा ऑफ जो है पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर्स, तो यहाँ क्या पढ़ाया था, जब CO होते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों कैरेक्टर्स। क्या पढ़ाया था, याद करिए, हमने कहा था ये निकल है और ये रहेगा CO रहेगा, याद आ रहा होगा कुछ, और ये अपना लोन पेयर देगा, तो लोन पेयर देगा तो इससे क्या बनता था, सिग्मा बॉन्ड, और इससे उल्टे ही अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में ले लेता था, तो इससे क्या बनता था, पाई बॉन्ड्स। तो इसमें क्या चल रहा है, दोनों सिग्मा और पाई। तो देखो ये लाइन लिखा तो है, कह रहा है कैपेबल, लिगेंड का कह रहा है लिगेंड ऑफ कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर, क्या हो जाएगा, यानी जब इससे लेगा तो क्या करेगा, पाई कैरेक्टर कहलाएगा। इन एडिशन टू, साथ में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग्स, यानी इसमें जो CO का कार्बन है अपना लोन पेयर देगा, उल्टे इनसे लेगा, तो दोनों आता है, ये पढ़ाया था। तो फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ निकिल, और जो है कह रहा है निकिल और आयरन का 0 होता है।
तो ये बात है तो हमने बहुत डिटेल पढ़ाया था। इसका नाम क्या था? सिनर्जिक बॉन्ड्स। ये सब बताया था आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बहुत डिटेल बताया था सिनर्जिक बॉन्ड्स। तो वहाँ की छोटी सी पॉइंट यहाँ लिखी है। चलते हैं, अगला एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि नेम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit variable oxidation state। कौन नहीं करेगा? ट्रांजिशन है लेकिन नहीं करता है, कौन है? स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि डी इसका इनकम्प्लीट है, इसलिए नहीं करता है। मतलब करता नहीं है लेकिन ट्रांजिशन नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि डी इनकम्प्लीट है। वेरिएबल, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का करेक्टर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? बदले। दूसरा क्या हो? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इनकम्प्लीट हो, यानी आपका जो उसमें इलेक्ट्रॉन हो इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ तो वेरिएबल नहीं कर रही है, स्कैंडियम का फिक्स है, +3 होगा तो +3 होगा, +2 +4 नहीं हो रही है। तो कहेंगे यार ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरिएबल होना चाहिए, करेक्टर है, ये तो इसमें मैच नहीं करता है। तो कहीं कोई बात नहीं, नहीं मैच करता ना करे, लेकिन ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्यों है? क्योंकि डी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं भरा है, इसलिए ट्रांजिशन से। तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम जो है वेरिएबल नहीं शो करता है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसके पास डी में इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है, इनकम्प्लीट है। नीचे एक सवाल है, इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स का क्वेश्चन है 8.3 का, एनसीईआरटी में जो है इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन में है 8.3। क्या कह रहा है? कह रहा है कि which of the 3D series of transition elements exhibit the largest number of oxidation state। कह रहा है कि बताइए 3D सीरीज है, ये क्वेश्चन से, ये 3D सीरीज, तो 3D सीरीज आपके कौन कौन है? स्कैंडियम, टाइटियम, बेलेडियम, ये सब क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये 3D सीरीज है। तो कह रहा है 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल exhibit मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एग्जिबिट मैक्सिमम, या कह रहा है लार्जेस्ट नंबर बोला है ना, एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट वर्ड यूज किया तो लार्जेस्ट कर लो, लार्जेस्ट यस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन होगा? Mn, मैग्नीज। अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे मैग्नीज होगा, क्योंकि मैग्नीज में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो क्या क्या आता है? मैग्नीज का अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिखेंगे 18 आगे, और फिर क्या लेंगे 25, तो एस लिख डी पलट दे, तो डी में कितना आएगा 5, एस में कितना आएगा 2, ये हो जाएगा। अरे यहाँ एटॉमिक नंबर 25, यहाँ नीचे लिख एस और डी पलट दो, तो डी में 5, एस में 2, तो कौन क्या आ जाएगा 3d5 4s2 होगा क्या? पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर 2 निकला, तो कितना हो गया +2। फिर उसके बाद या तो आप इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो या लॉस करा दो। तो लॉस कराएंगे या शेयर कराएंगे तो कितना चार्ज आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। तो कितना मैक्सिमम पॉजिटिव हो सकता है, कितना निकाल सकते हैं? 2 यहाँ +7, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज का आएगा +7, ये रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो इनमें डी में इलेक्ट्रॉन 5 होगा, एस में दोनों होगा, या ये शेयर करें या इसे लॉस करें तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे या फिर किसी के साथ जुड़ जाए। तो ये मेटल्स हैं और ये मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं या किसी के साथ जुड़ेंगे तो वो शेयरिंग कर सकते हैं। तो दोनों वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब यहाँ पे सवाल है ट्रेंड इन +3 से +2 से +m। तो मैंने यहाँ पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ाया था, लिक बे, सरकाना, मली, मंजन, कर्फी, कटकोनी, ये पूरा पढ़ाया था। वही सीरीज़ यहाँ फिर आएगी, लेकिन यहाँ इन्होंने अपने फॉर्म में दिया है। तो वो अगर सीरीज़ याद नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। तो वो पूरी सीरीज को आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो मैंने सिर्फ जो है वही मेटल को उठाया है जो रिडक्शंस हो रहे थे, यानी आपका +2 से +0 में जा रहे थे। हमने कहीं ज़्यादा वर्ड यूज नहीं किया कि +3 वाला +2 में जाएगा, ये हमने नहीं यूज किया था। तो ये क्यों नहीं यूज किया था? क्योंकि अगर मैं वो यूज करता वहाँ पे
तो कुछ सब खिचड़ी बन जाती है, तो ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया, यहाँ पे यूज करना है। तो लिखा है ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड रहेगा आपका, इन +3 या है इन दी, कौन सा ट्रेंड है ये, +2 से कहाँ जाएंगे, M में, ये तो हमने पढ़ा है आपको। यानी कोई भी आपका +2 रहेगा किस में जाएगा, +1 में, ये मैंने बताया है कि। तो इससे क्या पता करते थे आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये कोई रिडक्शन होता था तो इससे हम निकालते थे SRP, याद नहीं आया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता करते थे। और पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम SRP के फॉर्म में ही पढ़े। हमने दो नाम दिया था, या इसे SRP कहो या इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो। पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने रिडक्शंस के फॉर्म में पढ़ाया, कहीं मैंने ऑक्सीडेशन का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ रिडक्शन कराया और बड़े में से छोटा घटा के आंसर लाए। अब उन्हीं को यहाँ पे ये चार्ट बना है, तो अगर आपको सीरीज याद है तो चार्ट बना है, वही चार्ट है, क्योंकि उसमें तो हमारा मिक्स है, उसमें तो हमने सबको लेके चला है, मेटल है, नॉन मेटल है, फर्स्ट है, सेकंड, सब उसमें है। लेकिन यहाँ स्पेशली किसको पढ़ना है, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन देखो एक चार्ट बना है, चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट में ये लिखा हुआ है एक ही साहब हैं जो 0 से ऊपर हैं, तो हमने पढ़ाया था, याद करो। ये पूरा सीरीज जब आप कहेंगे लिख बे सर का नाम अली मंजन करफी कट पढ़ोगे ना, ये पूरा हो गए तो आप आएगा एक जगह हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का SRP 0 होता है और उसके जस्ट नीचे लिखा होता है कॉपर +2 जिसका SRP होता है +0.34 वोल्ट्स, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे। तो हमें तो लग रहा है इस सीरीज में खाली यही एक ही साहब हैं जो इनका प्लस है, देख लो, चाहे सब नीचे है माइनस में, और चाहे मिला के देख लो, लिख बे सर का नाम अली मंजन, देखो सब इसी में सब आ जाएंगे, करफी कड कोनी सब आ गए। यानी हाइड्रोजन से जो है आपके ऊपर मैक्सिमम आ गए, कौन नहीं आया, पढ़ाया था आपका जो है, जो याद करो। अब यहाँ सीरीज नहीं लिखूंगा, ये पूरा ट्रिक पढ़ाया था, ट्रिक के बाद लिखा था यहाँ लाइन, फिर लिखा था यहाँ पे 0 वोल्ट पढ़ाया था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का था, किसके लिए था, फॉर H, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो 0 वोल्ट था हाइड्रोजन के लिए। फिर यहाँ पे नीचे लिखा था कॉपर, फिर पढ़ाया था हग अग ऐसे करके, पट पटाई, देखो अब ये पढ़ाओ देख लो। तो देखो इन सब का पॉजिटिव था, इन सब के नीचे पॉजिटिव्स, तो कॉपर है कि नहीं है, तो कॉपर कितना है, ये देखो कॉपर का है +3 ये, और देख लो चार्ट में कॉपर है तो खाली ऊपर है, देखो चार्ट बना है ये। आप ये जो चार्ट देखेंगे तो लिखा है 8.4 में, ऑब्जर्व्ड दैट दी कैलकुलेट वैल्यू फॉर SRP, ये देखो लिखा है ना, +M से किसमें 0 में गिरा है SRP, कहाँ से, TI से टू जिंक, लिखा है ना, ये चार्ट बनाया है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट, ये चार्ट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ट्रिक में आ जाएगा। तो एक लाइन खींचा है, कहाँ लाइन खींचा है, देखो ये लाइन्स, और ये लाइन किसका है, 0 वोल्ट, तो इसके नीचे क्या रहेंगे, सब माइनस में। ऐसा मेरा मकसद समझना नहीं, ये लाइन किसकी है, SRP, ये SRP है, और इधर क्या जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में, और सब ऐसा किसमें, अगर इधर जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए। देखो एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना है, यहाँ लिखा है TI है ना, ये देखो TI है, फिर B है, बना हुआ है। ये चार्ट की जरूरत नहीं, ये ट्रिक की जरूरत है। टाइटियम हो गया आपका, उसके बाद वेलेडियम है, फिर उसके बाद क्रोमियम है, फिर उसके बाद आप मैग्नीज है, ऐसा सबका दिया है, ठीक है। उसके बाद आयरन है, तो देखो चार्ट में अगर आएंगे, फिर उसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट लिया है, निकिल लिया है, कोबाल्ट है, ठीक है, निकिल है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद क्या है, जिंक है। ये सब खाली कॉपर यहाँ जाएगा ऊपर, बाकी सब क्या रहेंगे इसी के नीचे, और हमें वैल्यू भी नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो देखो पहला यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ लिया है -2, ये यादें नहीं करना, ये तो मैं खाली दिखा रहा हूँ। उसके बाद कितना लिखा है, ऊपर जाएंगे -1.5, यानी थोड़ा कम हो रहा है, तो यानी आप धीरे धीरे तो 0 की तरफ, यानी क्या रहा, बढ़ते हुए क्रम। अरे माइनस से फिर कम, माइनस फिर कम, फिर कम, 0, तो ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग SRP है, और ये आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए आ, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ये हम ये चार्ट से हमसे कोई मतलब नहीं है, हम खाली दिखा रहे हैं। देखो यहाँ से उठाया, यानी ये आपका जो दिया होगा ये, ठीक है, TI को ही लिया, यहीं से TI को उठाया, फिर क्या हुआ, थोड़ा आप देखिए, थोड़ा कहाँ गए, यहाँ गए, फिर उसके बाद देखेंगे थोड़ा और ऊपर बढ़े, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, नीचे आ गए। तो ये हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमको यादें नहीं करना इसको। हमारे पास तो ट्रिक है, हम क्या करेंगे इसको याद करके, ये बना भी नहीं पाओगे, वही ट्रिक से काम निकल जाएगा। अभी दिखाता हूँ। फिर मैग्नीज से कहाँ बढ़े, अगर आप यहाँ पे Mn पे आए हैं,
फिर बढ़ेंगे, देखो बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर ऐसे आया है, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए हैं, फिर ऐसे कह गए। अब अल्टीमेटली एक चीज़ तुम देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे दो तरह का दिया है। ये ग्राफ ऐसे घटते हुए गया है, फिर उसके बाद गया है ये, मुझसे कोई मतलब नहीं, हम जा रहे हैं सिर्फ कापर पे, मैं कापर पे चले गए, यहाँ कापर पे आए, अब फिर क्या होगा, फिर नीचे आएंगे। क्यों नीचे आएंगे, क्योंकि ट्रिक पढ़ो, लिख बेस अरकाना अमली वंजन कर फी। देखो तो हमने क्या बताया था, -3.0 से कम होते 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 कहाँ आएगी, हाइड्रोजन 0 पे, ऐसे बढ़ाया था। तो हमें क्या जरूरत थी चार्ट बनाने की, जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है। अगर बात ऐसे करके कम हो गया है, तो हम जान गए कि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे। तो ये सबको, ये जितने लोग लिए हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें से ध्यान रखना, देखो कौन कौन है, मरकरी, सिल्वर, पीटी, एयू और कापर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये तो आते ही नहीं है, क्या आते हैं, नहीं। तो कौन आता है, सिर्फ कापर। तो कापर का ही पॉजिटिव, बाकी सबका क्या है, निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, ये लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। अब तुमसे बोले कितना निगेटिव, कोई नहीं पूछता, सवाल पूछेगा कि एसआरपी का बताइए क्या क्रम है, तो हम तो यही तो बोलेंगे कि हम जब ये ट्रिक पढ़ेंगे तो कहेंगे सबसे ऊपर लिथियम है, तो लिथियम का -3 में आता है। तो हाइड्रोजन तक आते आते क्या होगा, धीरे 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 बढ़ते हुए और लागे हाइड्रोजन पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी माइनस से 0 पा रहा है, बढ़ रहा है। तो हमसे जब भी सवाल आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इससे निकाल लेंगे। तो हम क्यों इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास ट्रिक है, उस ट्रिक से मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे चार्ट भी मतलब नहीं, मैं खाली दिखाना मतलब है ये कि देखो ये कापर जो है आपका, ये Cu की वैल्यू पॉजिटिव है और मेरे पास भी चार्ट ट्रिक में भी पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू तो हमारी ट्रिक से निकल जाएगी, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इनसे क्या सवाल आएगा, तो जो हमारी ट्रिक थी उससे तो सवाल निकल जाएगा। यहाँ पे सवाल इस तरह नहीं आता है, क्योंकि एसआरपी को आपको किस किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है और इसको पढ़ना है। एसआरपी किस से रिलेट करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमें रिलेट करना है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टेबल 8.4 कंटेन दी कह रहा थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटल आइटम्स टू ये Mn+2। ये रहा, कोई अगर आपका मेटल है, मेटल को सॉलिड है, अगर उसे आयन बनाएंगे यानी +2 बनाना चाहते हैं, +3 में तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो मेटल पहले सॉलिड रहेगा, फिर उसे गैस बनाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे +2 आयंस कह रहा है, आइटम्स टू +2 आयंस इन सॉल्यूशंस देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कोई +2 बनाएंगे आयंस में, तो उसमें हम क्या देखेंगे, एसआरपी। तो एसआरपी कैसे पढ़ते हैं, अब एसआरपी तो इसका उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं एसआरपी पढ़ने। तो एसआरपी मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो +2 किस में जाना है, 0 में। तो अगर हम अगर एसआरपी पढ़ेंगे तो इसको 0 में ले जाएंगे, कम में ले जाएंगे, यानी +2 से 0 में रहे हैं। ऊपर लिखा है M+2 से M, यानी 0 में जा रही है। तो यहाँ कह रहा है कि दी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड दोज कैलकुलेटिंग यूजिंग डाटा ऑफ टेबल 8.4 एज कंपेयर टू 8. तो कह रहा है कि आप टेबल में कंपेयर करो। अरे हम क्यों कंपेयर करेंगे, हमारे पास ट्रिक, हम उससे कंपेयर कर लेंगे। ये टेबल देख के हालत खराब हो जाएगी कि देखो ग्राफ ऐसे चढ़ा है, फिर लाल हुआ है, मान लो किसी को तो याद करके आओ, तो कहेगा ये देखो काला काला है, फिर बाद हरा हो गया, फिर लाल हो गया, फिर नीचे गिर गया, जान ही नहीं पाएंगे क्या है, पढ़ ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रिक याद है तो कोई जरूरत नहीं इस ग्राफ को। हाँ, नीचे जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कापर्स हैविंग, ये कह रहा है यूनिक बिहेवियर्स ऑफ ये कापर हैविंग ये पॉजिटिव E0। यूनिक है कि नहीं है, ये 10 मेंबर में सिर्फ कापर एक ऐसा है जिसकी क्या वैल्यू है, पॉजिटिव्स। याद रखना, क्योंकि यूनिक वैल्यू है। कहेंगे अगर आप देखा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट में तो कापर ही एक ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये यूनिक हो गई। ये लाइन चाहे आप लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए कि द यूनिक बिहेवियर ऑफ कापर हैविंग ये पॉजिटिव एसआरपी। एकदम सही है, ये जितने आपको देख रहे हैं सब में सिर्फ एक जो है कापर ही है जिसकी कापर को एसआरपी निकालना चाहते हैं। तो यानी कहेंगे कापर +2 से कापर में जाएगा तो इसकी जो एसआरपी आएगी वो पॉजिटिव में होगी। तो खाली यही है,
स्कैंडियम से लेके जिंक में चले जाओ, सिर्फ कापर एक है जिसकी एसआरपी पॉजिटिव होती, बाकी सबका निगेटिव है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी, यानी अकेले में होता है ना, जैसे अंधों में कनवा राजा, सुना होगा ना, सब अंधा है तो उसमें एक राजा बन जाता है, या सब कोई पागल होते हैं तो उसमें एक डॉक्टर बन जाता है, पागल वाला डॉक्टर, तो डॉक्टर खेलते हैं, देखा होगा। तो ऐसे ही क्या है, ये सब जितने लोग हैं इनमें से सिर्फ एक जैसा है कापर, उसकी ही खाली पॉजिटिव, तो यूनिक वैल्यू, यूनिक प्रॉपर्टी हो गई। कह रहा है अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट H फ्रॉम एसिड। एकदम बात सही है, 2016 का सवाल, यही सवाल था, लेकिन यहाँ से नहीं आया था, ये P ब्लॉक में भी लिखा हुआ है। तो ये लिख लीजिए, कापर की प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ अकेले जो है, ठीक है, पूरे अपने ग्रुप में क्या है, अकेले है। जैसे मालूम होता है 10 लोग एग्जाम दिए नीट का और सब लाए 100 नंबर, एक लाया है 150, तो क्या होगा, यूनिक प्रॉपर्टी, देखो भैया तुमसे ज़्यादा लाया हूँ, एकदम मस्त रहता है कि तुमसे ज़्यादा लाया हूँ। ऐसे 2 बच्चे थे तो वो हमसे कह रहा देखो सर ये बहुत पढ़ता है लेकिन हमसे कम नंबर लाया है, तो हमने कितना, हम 127 लाए हैं, ये 90 नंबर लाया है। सर चाहे देख लीजिए, चाहे कंपेयर के लिए हम बहुत तेज़ हैं इससे पढ़ने में, दिन भर पढ़ता है, हम पढ़ते नहीं हैं। तो दोनों कैसे थे, दोनों थे मूर्ख, लेकिन अब क्या कह रहे थे, आप कंपेयर करें तो ऐसे बहुत लोग कंपेयर करते हैं, अपने साथी वाले से कंपेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा थे पढ़ने में, क्या हुआ। तो यहाँ कापर भी यही है कि भाई तुमसे तो हम अच्छे हैं। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी, लिख लिया प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे याद करें, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बात बताया था, क्या पढ़ाया था, मेटल अबव द हाइड्रोजन, एक लाइन लिखाया था, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन निकालते हैं, नहीं याद आ रहा है, लाइन लिखाया था। एक एक चीज़ को याद करते चलो, उन्हें बता रहे हैं, सब स्वाहा हो जाएगा। हम जो चीज़ बोले हैं वो कहीं ना कहीं मिलता है। एक लाइन, अगर मैं एक छोटा मोटा लाइन भी लिखाता हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है। तो मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल से ही पढ़ा, लिखाया था कि मेटल अबव द हाइड्रोजन्स, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं उनकी रिएक्शन किससे कराई जाए, एसिड से। तो वो क्या करेंगे, देखो मैंने शायद यही एग्जाम्पल लिखा था, हमने लिखा था जिंक, हमने लिखा था डाइल्यूट H2SO4, हमने यही रिएक्शन लिखा था, एक ही रिएक्शन लिखा था खाली है। तो हम लिखा था जिंक सल्फेट्स और बनाया था H2, याद आ रहा होगा, अगर नहीं होगा तो यही रिएक्शन लिखा था। तो मैंने नीचे एक लाइन लिखाया था कि मेटल अबव द हाइड्रोजन, तो पूरी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, तो हाइड्रोजन ऊपर जितने मेटल्स हैं, तो देखो यहाँ कापर फंस गया, कापर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे, बाकी कब कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो क्या होगा, ये जितने हैं इनके पड़ोसी क्या करेंगे, सब एसिड से रिएक्शन करो, क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, लेकिन इनके अंदर दम नहीं है। तो 2016 का सवाल था नीट का, तो एक लाइन लिख लीजिए। तो ये लिख हो चुका, मेटल अबव द हाइड्रोजन्स, ये लाइन में लिखाया था, मेटल अबव द हाइड्रोजन, जो हमारा सीरीज है मेटल अबव द हाइड्रोजन्स, कहाँ, अरे यहाँ लिख दो, इन किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल अबव द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या करेंगे, रिलीज हाइड्रोजन्स, कहाँ से, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, रिलीज फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट। अगर आप एसिड कह दे, डाइल्यूट ना कहे तब भी चलेगा। ये लाइन आपकी हो गई, ये लाइन में पढ़ाया था, लिखा भी दिया था, एक रिएक्शन लिखा हुआ था। तो ये तो वहाँ केमिकल है वहाँ। अब देख कितना फ़ायदा कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने कितना फ़ायदा हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहा हूँ ना, ये मेरा वाला एनसीईआरटी में ऐसे कुछ लिखा है तमाम सारा, उसमें +3 वाला भी है, +2 वाला भी है, हमने एकदम प्योर पढ़ाया था। अगर हम ट्रांजिशन मेटल लिए थे तो देखिए जनरली मैंने यही लिया था, और जो हमने निकल और ये सब नीचे यूज़ किया है, नीचे मतलब सिल्वर मरकरी नीचे यूज किया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट केमिकल सीरीज की बात करते हैं, सॉरी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज की बात करते हैं, तो एकदम लागू होगा, लागू हो भी रहा है। आप सीरीज देखेगा उसमें लागू करेगा, एकदम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हाइड्रोजन कहाँ बैठे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने लिखाया था, अपने से ट्रिक बनाया था, उसमें जो लिखा था तो हमने कहा था यहाँ हाइड्रोजन है, इसकी 0 है, फिर यहाँ नीचे क्या है, कापर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर आप आएंगे तो क्या मिलता था, ठीक है, ये सब थे। तो यानी कापर का था, इसकी एसआरपी क्या हो गई, +4। तो जो कंपेयर करिए तो ऐसे बोलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या आप कहेंगे ट्रांजिशन 3D सीरीज में कापर की एसआरपी जो होती प्लस में होती, बाकी सबकी निगेटिव में होती। अब उल्टा, कापर की जब एसआरपी प्लस होती है तो इनके अंदर दम नहीं है कि हाइड्रोजन रिलीज करें, तो बाकी लोग क्या करेंगे, 3D सीरीज क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, कहाँ से, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिलीज करेंगे। तो ये लाइन लिख सकते हैं। तो इनका तो एक बिहेवियर कैसे हो गया, तो लिखिए, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कापर हैविंग ए पॉजिटिव ई नॉट्स, ये लिख लिया, इतना लाइन लिख लिया। आगे जोड़िए, इसी में एनसीईआरटी लाइन है, लिखा है, कामा लगाइए, अकाउंट्स फॉर इट इनएबिलिटी, अकाउंट्स फॉर इनएबिलिटी
अब यहाँ से कहानी है, इनका क्या है, इट्स इनसेटिक लाइन लिखा है इनएबिलिटी, इनएबिलिटी इसका मतलब क्षमता नहीं है। क्या क्षमता नहीं है? टू लिबरेट हाइड्रोजन, इन इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन। कहाँ से? एसिड से, फ्रॉम एसिड्स। अब ये देखो ऊपर सब कर रहे हैं इनके साथ वाले, ये नहीं करेंगे, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे, इनके अंदर एबिलिटी नहीं, इट्स इनएबिलिटी, इन माने नहीं, क्षमता नहीं है, इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, एसिड से ये रिलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ का सवाल तो नहीं है, ये है आपका पी ब्लॉक में लिखा है, लेकिन यहाँ एक लाइन लिखा है, एक लाइन जोड़ दीजिए। तो काम कैसा करेगी? एनसीईआरटी में लाइन लिखा होगा, क्या काम करेगी? देखो लिखा है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, लिख लो आगे, फिर इसका मतलब लिखो, नहीं जाने नहीं पाओगे क्या लिखा है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जाने नहीं पाएंगे क्या होता है। वैसे कुछ लोग नहीं पढ़ने आते हैं, पढ़ के अपना देख लेने, पढ़ेंगे अगर बात खोपड़ी पलट के रख देंगे पीट पाट के, क्योंकि मतलब ही नहीं लिखा है साफ साफ। क्या आगे लिख दिया? सिर्फ एक लाइन, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब देखो लिखा ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, समझते हैं क्या है ऑक्सीडाइजिंग एसिड? अरे कुछ नहीं है, इसको लिखो ब्रैकेट में, क्या मतलब है? एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है? कह रहा है लिख लो ब्रैकेट में HNO3 एंड हार्ड कंसंट्रेट H2SO4, ब्रैकेट में लिखिए HNO3, या फिर किसमें हार्ड माने थोड़ा गर्म हो, यानी गर्म हो, और साथ में कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो। तो या तो HNO3 के साथ या H2SO4 के साथ कॉपर की अगर रिएक्शन करेंगे तो ये कैसा काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे? अभी कराता हूँ, ब्रैकेट बंद। अब लिखा है ओनली ऑक्सीडाइजिंग, लिख लिया ये दोनों, फिर लिखिए रिएक्ट विथ कॉपर, द रिएक्ट विथ कॉपर, रिएक्ट विथ कॉपर, कॉपर के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं या HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, HNO3 की रिएक्शन या H2SO4, तो क्या लिखा आगे? कह रहा है विथ रिएक्ट विथ कॉपर दैट एसिड बीइंग रिड्यूस। अब इसका मतलब समझाता हूँ, दैट एसिड बीइंग रिड्यूस, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं यार, रिएक्शन लिख लो भी, सब ये लाइन क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोजन तो नहीं निकालेंगे ये, तो करेंगे क्या? तो आप देखेंगे ये सवाल यहाँ लिखा है, लेकिन ये यहाँ का है नहीं। देखो हम रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्शन मिलेगी आपको पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को जब पढ़ाएंगे ऑक्सीजन फैमिली, और पी ब्लॉक पढ़ाएंगे आपको जो है नाइट्रोजन फैमिली, तो उसमें मिलेगा आपका HNO3, और पड़ोसी पढ़ाएंगे जब ऑक्सीजन मिले तो उसमें मिलेगा H2SO4। तो दोनों का रिएक्शन लिखा है। तो चलते हैं, पहले किससे रिएक्शन कराते हैं? HNO3 से। अब ये लाइन लिखा, जो लाइन लिखा रहा हूँ ये यहाँ मिल जाएगा आपको। रिएक्शन कराएंगे तो होना क्या चाहिए? ये तो काम नहीं करेगा कि क्या करे, हाइड्रोजन निकाले, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। तो करेगा क्या? यहाँ पे ले लो बैलेंस करने के लिए, मैं पहले लिख देता हूँ, रिएक्शन कराइए। तो रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर जाएगा NO3 पकड़ेगा, तो पहला बनाएगा क्या, कॉपर, और बनाएगा NO3। क्या करेगा, कॉपर की बैलेंसी तो +2 में जाएगी, ये -1 में होता है तो क्रॉस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CONA3 का होल ट्वाइस। एक तो ये बन गया। अरे अभी तो पढ़े हो, कॉपर +2 में जाता है, ऊपर तो लाइन लिखा था ना कि कॉपर को कॉपर +2 बनाएंगे, फल इसका SRP पढ़ेंगे, तो ऊपर तो लिख के आ रहा है। तो हमने कॉपर को बना दिया कॉपर +2, दिख रहा है साफ साफ। और यहाँ तोड़ेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, होगा निगेटिव, तो HNO3 में NO3 माइनस होती है, तो एक का +2 एक का +2 है, -1 है, तो क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा CONO3। एक बन गया। फिर साथ में क्या बनती है, फिर बनती है आपका NO, ये, और साथ में आपका बनता है साथ में पानी। तो ये रिएक्शन दोनों आ चुका है। कॉपर और जिंक का पूछा गया था 2016 में, ये लिख लीजिए। यहाँ पे दो चीज़ करना होगा, जब HNO3 हल्का पानी होगा यानी डाइल्यूट होगी तब क्या रिएक्शन होगा, ऐसे सवाल आया था। यहाँ मैं दूसरे फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। अरे 2016 में नीट में सवाल आया था, कॉपर और जिंक की रिएक्शन HNO3 करते हैं, एक है कंसनट्रेट एक है डाइल्यूट। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कर रहा हूँ, और वहाँ सवाल ही पूछा था। तो देखो एक में क्या बन रहा है, जब कॉपर को हम जो लेते हैं अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या बन रहा है, NO, और थोड़ा कॉपर को क्या कर दें, गाढ़ा, गाढ़ा मतलब समझते हो, कंसंट्रेट कर दें। ये सब नाम तो सुन चुके हो ना सोल्यूशन पढ़ के, कि भूल गए? सब भूल गए तब कोई बात नहीं, जुलाई फिर आने वाला है। ये रहा, ये गाढ़ा हो गया,
कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल से, जिसमें मोल की मात्रा ज़्यादा है 1 लीटर के सोल्यूशन में वो कंसनट्रेटेड, और जिसमें मोल की मात्रा कम है 1 लीटर के सोल्यूशन में तो इसका मतलब वो डाइल्यूट से। तो यहाँ पे कंसनट्रेट और डाइल्यूट, यहाँ पे क्या कहानी होगी, यहाँ पे फिर वही होगा, HNO या कॉपर निकलेगा, इसको पकड़ेगा तो ये बनेगा, तो दोनों तो कॉमन है, तो कॉमन में क्या बनाएगा NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ फ़र्क पड़ गया, देखो ऊपर आपका बना है, ऊपर NO2 नहीं, सॉरी इसको सही कर लो, ये NO है, इसमें बनेगा NO2, ऊपर में NO है, NO का मतलब क्या है आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड्स, तो ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड पढ़ाएंगे, ये देखो डाई ऑक्साइड, ठीक है, तो ये NO2 बन गया, और इसमें भी पानी बनेगी, तो दोनों में फ़र्क। अब देखो अब लाइन पढ़ेगा तो समझ में आएगा। कॉपर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 दूनी 6, कितना आ गया +5, यहाँ किस में जा रही है +2 में, यहाँ पे क्या है 3 दूनी 6 +5 में किस में जा रही है +4 में। अब लाइन पढ़ लो, समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है, इनएबिलिटी टू लिबरेट है, देखो कहीं यहाँ हाइड्रोजन लिखे नहीं है, कहीं निकाल रही है क्या, नहीं, तो पहला लाइन हो गया इनके अंदर दम ही नहीं है। किससे रिएक्शन करें HNO3 से, तो HNO3 हमने दोनों ले लिया, पतला या गाढ़ा दोनों, तो लिबरेट नहीं करेगी फ्रॉम एसिड्स, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब ये मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जिसका हायर ऑक्सीडेशन हो, किस में जाए कम में, तो देखो HNO3 किस में है +5 में, किस में चली गई +2 में, तो क्या बोलेंगे ये लाइन तो बोलेंगे ओनली ऑक्सीडाइजिंग। बे ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है रिडक्शन, उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन। तो देखो एसिड क्या होगी रिड्यूस हो रही है, +5 से +2 में जा रही है, तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग हो गई। नहीं समझ में आता है तो जाके ठंडा पानी पियो, थोड़ा सोचो, ये सब पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सब लिखवा दिया हूँ, पूरा चार्ट बना दिया था। तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो गई, यानी +5 से +2 जा रही है। अब आगे क्या लिखा है, कौन लोग ये एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग करेंगे वो कौन कौन होंगे, HNO3 और H2SO4 सामने लिखा हुआ है। रिएक्ट विथ कॉपर, कॉपर से रिएक्शन भी करा दिया, दैट एसिड बीइंग रिड्यूस, साथ में एक लाइन और लिखा हुआ है, कम भी हो रही है और ऊपर ऑक्सीडाइजिंग भी कर रही है, तो कहेंगे एसिड का रिडक्शन भी हो रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। हो तो गया, लाइन क्लियर हो गया। कॉपर नहीं निकाल रही है, और ये कॉपर किसी एसिड के साथ, कौन सा एसिड HNO3 H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेगी तो एसिड ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगी या एसिड का रिडक्शन होगा। ये लाइन आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा लेते हैं, कौन लेते हैं, अब आते हैं, ये हो गया। अब आती है कॉपर फिर किसके साथ, H2SO4 के साथ, क्योंकि ऊपर तो ये बात क्लियर हो गई थी कि रिएक्शंस नहीं करेगी। तो ये आप जाएंगे तो हमारा ट्रिक है, पहले हमने पढ़ाता था, ट्रिक मेरा था, सुनो भाई आज इंस्पेक्टर PCS बन गया है, लेकिन हमने हटा दिया। अब मैंने कह दिया इंस्पेक्टर आज PCS बन गया, उसका रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, सॉरी H2SO4 से। तो ये जो लोग इंस्पेक्टर माने IPCS यानी PC ऐसे करके वर्ड है, साथ में कॉपर भी है, कि अगर ये लोग या कॉपर रिएक्शन करते हैं तो ये आप चेंज होते हैं। तो नॉन मेटल वाले चेंज होंगे, अपने हायर एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन का रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन का हायर एसिड्स, फास्फोरस पढ़ाया था, फास्फोरस का हायर एसिड पढ़ाया था, पूरा चार्ट पढ़ाया था, H3PO4 होगा, H2CO3 होगा, सब पढ़ाया था। याद नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, लैंग्वेज तो चल ही रहा है। कॉपर की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, केमिकल बॉन्डिंग में सब यूज कर चुका था, इनकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से। अब यहाँ पे H2SO4 चाहे कंसनट्रेट करो, चाहे हार्ड करो, चाहे यहाँ पे कुछ भी करो, यहाँ कंसनट्रेट लिख लो, गर्म तो रहेगा, थोड़ा गर्म है, अभी थोड़ा खौलते हुए, जैसे मतलब कंसनट्रेटेड और हार्ड का मतलब होता है गर्म होगा, गुनगुना होगा, ठीक है, या गर्म समझ लो। अब यहाँ पे जो है कॉपर को डालेंगे, तो कॉपर करेगी क्या, कॉपर रिएक्शन करेगी, तो क्या बनाएगी कॉपर सल्फेट्स, तो यहाँ से चेंज हुआ कॉपर सल्फेट, फिर यहाँ से रिएक्शन होगी, तो इसमें से अगर आप मोल बढ़ाते हैं तो यहाँ से गैस निकलती है SO2। ये सवाल आया था 2017 में, सवाल आया था, नीट का सवाल था, और साथ में H2SO, ये रहा, चेक करो यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है 8 में से 2 गए +6, यहाँ से कितना हो गई 2 दूनी 4 +4, तो यानी इसका मतलब कहाँ हो गई, रिड्यूस तो हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह, या एसिड का रिड्यूस हो रही है। बैलेंस कर लो इसको, हो गया। कहीं हाइड्रोजन निकली है क्या, नहीं, तो क्या हो गया, ये देखो। अब बाकी सबकी रिएक्शन करा तो क्या होगा, फटाफट ये बनाएंगे और साथ में H2 निकालेंगे, तो ये गड़बड़ हो गया। तो देखो जब इनका SRP पॉजिटिव है तो ये एसिड से रिएक्शन करके H नहीं निकालते हैं, और इनके मेंबर का
SRP निगेटिव है तो वो लोग एसिड से रेख का H निकालते हैं। बस याद हो गया। इन्होंने रिएक्शन नहीं दिखाया था, मैंने रिएक्शन दिखा दिया आपको। रिएक्शंस जो है आपको मैंने आपको ये दिखा दिया। आगे चलते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काफ़ी यूज हुआ है, क्योंकि अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो यहाँ इसको कुछ लगा नहीं पाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, ये पूरी लाइन उतारना होगा, इसका इस पर सवाल आया था। ये लिखा हुआ है, अगर कापर से कापर +2 में जाता है, यहाँ लिखा है दी हाई एनर्जी ट्रांसफ़र, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाई एनर्जी ट्रांसफर कापर टू कापर +2 इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। एकदम बात सही है। कह रहा है कि अगर आप किस में चेंज कर रहे हो, कापर से किस में ले रहे हो, कापर +2 में, तो कापर ये सॉलिड हो गया, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कापर +2 इक्वस में, पानी में डाले होंगे इक्वस में, ये रहा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इसमें कौन कौन प्रोसेस होगा, इसमें प्रोसेस कई सारे होंगे। तो देखो नीचे एक सवाल भी दिया है, सबसे नीचे तो क्या सवाल दिया है, इंटेक्स में लो। कह रहा है कि M+2 से M जाते हैं तो कापर की वैल्यू आती है पॉजिटिव, वहाँ वैल्यू भी लिख दिया, +3.4 दिया है। व्हाट इज़ कह रहा है पॉसिबल रीजन दैट इज़, थोड़ा सा हिंट दिया है। क्या दे रहे हैं, जब इसमें दो चीज़ें होंगी, एटामाइजेशन के साथ साथ क्या होती है, हाइड्रेशन। तो वही जो ऊपर हम बोल रहे हैं नीचे सवाल के फॉर्म में है। अगर आपसे पूछा जाए कापर प्लस से, कापर 0 से किस में जा रहे हैं, कापर +2 में, इक्वस में, और यहाँ दिया है कि अगर ऐसा होने पे एनर्जी का क्या होगा, दी हाई एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी यार कापर से कापर +2 तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होना है, एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रही होगी, हाई एनर्जी ट्रांसफर्स। ऐसा होने पे क्या रहा होगा, हाई एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। अगर हाई एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो आओ इसको देखते हैं स्टेबल होने के लिए। तो आगे बोल रहा है हाई एनर्जी ट्रांसफ़र, आगे कह रहा है कि इज नॉट बैलेंस बाई, किससे, इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर खाली इससे अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हाइड्रेशन से नहीं समझा सकते हैं। इट इज़ नॉट बैलेंस बाई किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ΔHYA हाइड्रेशंस, डी लिख सकते हैं, बीच में HID लिख दो, तो ये हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी से खाली बैलेंस नहीं कर सकते तो क्या लगाना पड़ेगा साथ में, हाइड्रेशन के साथ साथ किसमें, एटामाइजेशंस। एनसीईआरटी चार्ट पढ़ लेंगे तो पीछे चार्ट है बनाए सबका। तो एक पॉइंट था कि अगर आप जो है कापर से कापर +2 में जाते हैं, ठीक है, या फिर इसका SR उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा मतलब क्या, अरे यार कोई चीज़ जब कापर से कापर +2 गया तो इलेक्ट्रॉन लगा होगा, तो इसको SRP में पढ़ते हैं। SRP मतलब क्या, कापर +2 से कापर 0 में जाना। तो यहाँ जो सवाल पूछा है कि अगर आप उल्टा बताइए, तो ऊपर पढ़ता हूँ फिर नीचे सवाल कराता हूँ। तो कह रहा है सिर्फ हाइड्रेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इन जनरल ट्रेंड टूवर्ड लेस नेगेटिव वैल्यू अक्रॉस द सीरीज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। इसका मतलब है इसका SRP कितना होता है, अगर इसको SRP फॉर्म में पढ़ेंगे, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका SRP मतलब कापर +2 से किस में जाएंगे, अरे हमेशा ऐसे लिखते थे, कापर से कापर +2, ये हो गया SRP। इसकी वैल्यू कितना होती थी, +3.4 वोल्ट, इसे SRP कहते हैं। SRP कहते हैं, लिखा हुआ इसी फॉर्म में, यानी रिडक्शंस के फॉर्म में। तो कह रहा है कि अगर हम जो है इन जनरल ट्रेंड्स, कह रहा है कि इसकी जो SRP होती कितना होती है, लेस निगेटिव। इसका मतलब किस में होगा, पॉजिटिव में। अरे जो ये पॉजिटिव लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे, लेस निगेटिव, ये सब वर्ड होता है, यानी लेस निगेटिव मतलब पॉजिटिव में है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इसमें देखना चाहेंगे तो क्या होगा,
तो आगे बता रहा है व्हेन द वैल्यू आर रिलेटेड टू लेस नेगेटिव वैल्यूज अक्रॉस सीरीज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। इसमें क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो क्या हो गया आयोनेशन एंथैल्पी फर्स्ट, फिर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो क्या हो जाएगा आयोनेशन एंथैल्पी सेकंड। अगर इस फॉर्म में गए होंगे तो इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन, आयोनेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयोनेशन एंथैल्पी सेकंड, दोनों को जोड़ करके इसकी एनर्जी मिलेगी जब हम ये इसको इसके फॉर्म में जाएंगे तो 2 SRP हो गई, मतलब 2 आयोनेशन एंथैल्पी हो गई फर्स्ट और सेकंड, SRP तो एक ही रहेगा। कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड्स। कह रहे हैं कि अगर आप SRP देखते हैं किसकी, इन लोगों की, तो इन लोग किस में होती है, निगेटिव में होती है। ये हमारे ट्रिक में भी था। अब यहाँ से सवाल है कि अगर आपको बताना है, क्वेश्चन इंटेक्स्ट में है, सवाल क्या है, इंटेक्स्ट का सवाल है कि अगर आप E0 किसका M+2 से M, यानी कोई भी मेटल है जिसका +2 से +M यानी रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शंस के फॉर्म में है, तो आगे कापर लिया है, क्या कर रहा है, वैल्यू फॉर कापर, वैल्यू फॉर कापर कितना दिया है, दिया है प्लस, कापर का वैल्यू होगा प्लस 0.34 वोल्ट, ये है, इतना होता है। तो कह रहा व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस, कह रहा व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस, तो क्या रीजन हो सकता है। तो कोई भी, अब देखो क्या मिल गया, इसमें क्या क्या मिल रहा है बताओ, ये आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें क्या हो रहा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और दूसरा क्या है, जब पानी में जाएगा ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी, हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 तो हमारे सामने दे रहा है। तो अगर हम इसको रिडक्शंस के फॉर्म में पढ़ें, किस फॉर्म में पढ़ें, रिडक्शंस के फॉर्म यानी रिड्यूस के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे फिर, कापर +2 किस में जाएगा, अरे अब कापर +2 किस में आएगा, कापर में, यानी इसका मतलब रिडक्शंस के फॉर्म में अगर ये लिखते हैं तो ये लिखेंगे कापर +2 से कापर में जाएगा, यानी 0 में जाएगा, यानी आपका ये इक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। तो यहाँ ई वैल्यू मिलेगी, अब कौन सी वैल्यू, SRP कितना मिलेगी 0.0। तो कह रहा है ऐसा होने में क्या क्या लगता है, तो ऐसा होने में 2 चीज़ लगती है, क्या चीज़ लगती है, एक इन्होंने हिंट दिया है कि जो है आपका लगेगा हाइड्रेशंस एनर्जी, और दूसरा क्या लगेगा एटामाइजेशंस, यानी इसमें 2 चीज़ लगती है, 2 चीज़ से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बना लीजिए और नीचे एक लाइन लिखिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन के नीचे का लाइन लिखिए, लिखिए कापर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशंस, कापर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशंस। अब अगर आप एटामाइजेशन देखना चाहते हैं तो ग्राफ खोलो, एनसीईआरटी ग्राफ खोलो, पीछे पढ़ा के आया हूँ, चार्ट बनाया था खाली ग्राफ, तो देखिए ग्राफ में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखो यहाँ पे 300 से स्टार्ट हुआ है, हरे कलर का वाला है, फिर अगर आप आएंगे तो इसमें जो है आपकी ये चीज़ मिलेगी ग्राफ से, लेकिन ग्राफ की वैल्यू नहीं दिया है कि 300 है क्या है, लेकिन यहीं पन्ना पलट लीजिए, यहीं पन्ना पलटेंगे तो अगर आपका ये चीज़ें कापर का एटामाइजेशन दिया होगा कितना 339, यही जहाँ पढ़ा रहे हैं इसके एक पन्ना और पलट लिए, चार्ट बना है, तो चार्ट में सब लिखा, हाइड्रेशन एनर्जी लिखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड सब दिया है, ठीक है। तो देखो पढ़ाया था कापर का पहला जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी 445 और दूसरा बढ़ जाता था स्टेबिलिटी की वजह से, क्या होता था 1960 या कि 1990 कुछ पीछे पढ़ाया था, यहाँ कितना दिया है 1960, पीछे कितना दिया था, हाँ वही कह रहा है, कुछ आगे थोड़ा बहुत दिया होगा, देखो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कापर का सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1958, तो थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भैया अगर आप जो है ये चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है, लेकिन जब आप रिडक्शन करा रहे हैं तब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तब क्या क्या लगती है, समझ नहीं पा रहे हैं सवाल। सवाल इलेक्ट्रॉन निकालना अलग चीज़ है
और आपको जब रिडक्शंस कराएंगे तो अलग चीज़ होगी। तो आप लिखिए कॉपर हैज़ हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, क्या होगा इसका मतलब, एनर्जी एब्जॉर्ब। अरे कोई आइटम बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, आइटम आइटम से अलग कर रहे हैं, पूरा आयरन लोहा या कॉपर है उससे आइटम निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, लिख लो ब्रैकेट में एनर्जी ले लेगी वो, तभी काम होगा। तो लिखिए एनर्जी एब्जॉर्ब्स। आगे लिखिए एंड लो हाइड्रेशन इंथैल्पी, लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। यहां पे लो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रैकेट लिख लो एनर्जी रिलीज। अरे जब किसी के ऊपर पानी लगेगा तो वहां से क्या होगी, एनर्जी बाहर निकल जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो दो प्रोसेस हो रही है, यहाँ हिंट में भी एनसीईआरटी दे रहा है, क्या हो रहा है, लिखा हुआ है एटाइमाइजेशन और साथ में दो, एक जगह लिखा हाई एक जगह लिखा लो। तो लो का मतलब क्या है, जब उस पर पानी लगी होगी तो वहां से एनर्जी क्या हो गया होगा, निकल गया होगा, दोनों एक साथ हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज। लिखिए ब्रैकेट बंद। द हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ, हाई एनर्जी रिक्वायर्स टू ट्रांसफर ऑफ कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस 2। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड कॉपर सॉलिड से किसमें, कॉपर प्लस 2। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड कॉपर सॉलिड, ये एस है, कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस 2 इक्वल्स एनर्जी रिक्वायर्ड, ये ठीक है। दैट इज सम इंथैल्पी ऑफ, ड्यू टू सम इंथैल्पी ऑफ, सम इंथैल्पी ऑफ, सम का मतलब जोड़, SUM सम, दैट इज सम इंथैल्पी ऑफ, क्या कहेंगे, अच्छा एटाइमाइजेशंस को जो है हम सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो सॉलिड कर रहे हैं, सॉलिड से क्या बना रहे हैं, गैस, और उससे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए सम माने जोड़, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस, या ब्रैकेट में लिख लेना कि सब्लिमेशन कहाँ से आ गया, तो एटाइमाइजेशन ही है, सब्लिमेशंस एंड आयोनाइजेशंस, and ionizations, enthalpy of sublimations and ionizations, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनका भी यूज पड़ रहा है, तो एनसीईआरटी क्या छोटा मोटा लिखी थी, क्या लिखी थी, कॉपर से कॉपर प्लस 2 इज नॉट बैलेंस बाई क्या, हाइड्रेशन। तो इसमें क्या क्या यूज हो जाएगा साथ साथ, अरे कॉपर से कॉपर गैस बनाना, तो पहला तो हो गया सब्लिमेशन, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना, तो दो चीज़ और आ जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए खाली हाइड्रेशन नहीं करेगी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आयोनाइजेशन और एटाइमाइजेशन। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं एंड आयन, लिखो इतना लिख लिया, आयोनाइजेशन आयन कह सकते हैं, इसी में लाइन जोड़ दीजिए, ये लाइन उतार के जोड़ दो, इट इज नॉट बैलेंस बाई its hydration enthalpy only, but it is not balance, not balance it is not balanced by hydration enthalpy only। क्लियर हो गया, खाली हाइड्रेशन से एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्या क्या जोड़ेंगे उसमें, एटाइमाइजेशन साथ में आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन जब हम कॉपर से कॉपर प्लस 2 में करेंगे तब इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे। अब रिडक्शंस कर रहे हैं, ये तो हमारी प्रोसेस थी, ये जा रही थी। अब रिडक्शंस कराएंगे तो क्या कहेंगे, अब रिडक्शंस में जो है आपको जब रिड्यूस कराते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं, तब ये देखा जाता है कि उसकी हाइड्रेशन तो ज़्यादा रहती है और उसका जो है, ये लिखा ना हिंट में, हाइड्रेशन कम हो जाती है, एटाइमाइजेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका उल्टा करते हैं, अरे अब उल्टा कर रहे हैं, अभी ये लिखाया हूँ, तो उल्टे में क्या कहेंगे, कॉपर प्लस 2 से अगर आप कॉपर में भेज रहे हैं, अब इस कंडीशंस में ये देखा जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, कम, और एटाइमाइजेशन ज़्यादा होता है, तब ये होता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर रिडक्शंस कराते हैं तो कॉपर में आपको मिलेगा
हाइड्रेशंस एनर्जी कम होगी, डेल्टा हाइड्रेशंस एनर्जी होगी लो, और क्या होगा आपका एटाइमाइजेशंस क्या मिलेगा, ज़्यादा हाई होती है। ये होगा, मैंने दोनों लिखा दिया, तो उसके लिए लिखा दिया ऊपर लाइंस और इसके लिए लिखा दिया। अगर ये होगा तो खाली हाइड्रेशन बैलेंस नहीं करेगी, उसमें एटाइमाइजेशन और सब्लिमेशन, एटाइमाइजेशन और वो आयनेशन आएगा। अब अगर आप इसको जब उल्टा करेंगे यानी रिडक्शंस कराएंगे तो उसमें आप कहेंगे ये किससे बैलेंस होती है, तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है और जो है हाइड्रेशन एनर्जी, ये एटाइमाइजेशन ज़्यादा होती है और हाइड्रेशन कम हो जाती है, वो हाई हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन कराया जाए ना तो पता चला क्वेश्चन कैसे आता है कि नहीं, ये तो खाली लिख रहे हैं, छाप रहे हैं। जैसे जो है कुछ टीचर पढ़ाते हैं, अगर बात कहते खोलो नोट खोल दिया, 2 घंटा ऐसा पानी पी के लिखवा देते हैं, कहते हैं जाओ अब घर पे लेके पढ़ना। वो चला आता है बैग टांग के चुपचाप। तो वही मैं कर रहा हूँ। आओ देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाए। हथियार लाएँ तो अपने से मार लें कि इसको इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं हथियार को। चलो देखते हैं। अभी सवाल देखोगे तब डर जाओगे, तब कहोगे हाँ हथियार ठीक है। अभी तो लग रहा है कि सवाल देखवे नहीं किए हैं। सवाल दिखाता हूँ। एक सवाल तो तुमने नीचे यही आया तो पहले इसी डिस्कस कर लें फिर चलते हैं। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो नीचे एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो गया आपका 8.4। अच्छा कुछ लोग जानबूझ के नहीं आते हैं ना, कहाँ जाएंगे वही कहानी, वही हाइड्रेशन, वही टाइम है, जैसे आना तो है नहीं कि नहीं। अभी देखो जब एग्जाम में बैठे होंगे क्या हुआ सर फंसवा नहीं किया, तो हम कहा अच्छा आओ मेरे पास आओ, नहीं आएंगे। अबे देख दम है ना तो इसको लगाओ, और जो एग्ज़ाम मई में है फर्स्ट वीक में उसमें देखो इसको कि है कि नहीं है, इसे कहते हैं। ये घुटुर घुटुर नहीं करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, पूरा आएगा, ये गारंटी है इसका, पूरा आएगा। कोई ऐसा वर्ड ही नहीं कि सिर्फ बाहर से आए। तो मैं बोलता हूँ ना कि देखिए कर्म अच्छा करो, और उसके बाद जब बढ़िया से मेहनत करोगे, जब सब यूज कर लोगे, लगा लोगे, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि हम तैयार हैं। ये सवाल आया था क्रोमियम का, कहाँ था, अभी मैं क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन एक पॉइंट तो सवाल आया नहीं है, कहीं ना कहीं सवाल है। देखो पिछला सवाल कराया तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट, आयशन, एंथैल्पी सब जोड़ा हुआ है। तो जब पूरा डिस्कस कर लो तब उसमें चारों पॉइंट होता है तो सही लगता है। तो अभी जो है अब काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ा दिया है। तो यहाँ एक लाइन लिखा था, सवाल दिया है, सवाल क्या है ऊपर लिख देता हूँ। ये एनसीईआरटी का सवाल एग्जाम्पल का जो है 8 पॉइंट कितना है 4 का है, एग्जाम्पल है 8.4। अच्छा सवाल है, क्या अच्छा सवाल है। देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, कह रहा है वाई इज क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग। अच्छा सवाल है, वाई इज क्रोमियम +2 Cr+2 क्या काम कर रहा है, इज रिड्यूसिंग। सवाल है क्यों कि क्रोमियम रिड्यूसिंग है। आगे जोड़ रहा है एंड Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग, एंड Mn+3 कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ये है। बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशंस, बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छी बात है, और चेक करते हैं। यानी आपका जो क्रोमियम है वो +2 में है, और ये चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, हमारा ट्रिक था कि एटॉमिक नंबर लीजिए, तो हम पहले क्रोमियम लिए हैं तो यहाँ क्रोमियम लेंगे। तो हमने लिया क्रोमियम, कितना है 24, प्यार से लिखा एस लिख डी लिख, एटॉमिक नंबर के नीचे एस लिख डी लिख पलट दे, पलट के लिख दीजिए तो क्या आएगा, डी में 4 और एस में 2, ये हो गया। 3D सीरीज चल रही है तो यहाँ 3D होगा, यहाँ 4s हो गया। हमें क्या बनाना है, क्रोमियम +2, तो +2 का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहाँ से निकल गया, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा फिर दूसरा निकला होगा, तो क्या आया होगा क्रोमियम +2, तो क्या बन के आया होगा 3D4। तो देखो लिखा तो है 8D4। आगे चलते हैं, आप लेते हैं मैग्नीज, मैग्नीज कितना होता है 25, एस लिख डी लिख पलट दे, तो आपने पलट के लिख दिया, डी में हो गया 5 और एस में हो गया 2। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये आपको पता है कि मैग्नीज 3D के है तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, पढ़ा के आ रहा हूँ।
अब अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन का 3 निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा फिर दूसरा, अरे एक साथ नहीं निकलता है, सिंगल सिंगल निकलता है। अभी ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा निकला फिर तीसरा निकला, तो सिंगल सिंगल निकला होगा, तो यहाँ +3 आया होगा और 3d4 बन गया होगा, 4s0 हो गया होगा, यहाँ भी 3d4s0। तो यानी इन्होंने बताया कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा क्यों कि ये +2 हो तो रिड्यूसिंग, यहाँ अगर ये +2 है तो कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग, और यहाँ पे +3 है तो कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग। तो हम इसको अपनी भाषा में पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये क्या काम करेगा, रिडक्शन की तरह, और अगर ये रिड्यूसिंग है तो ये काम करेगा ऑक्सीडेशन की तरह। हो गया। तो कोई भी अगर रिड्यूस हो या ऑक्सीडाइज हो, उसका मतलब है आपके सामने है कि अगर ये ऑक्सीडेशन होना चाहेगा कि नहीं, तो अगर डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में 4 है, तो अगर डी में 4 है तो इनको देखो यहाँ लिखा होगा क्रोमियम इज रिड्यूस, देखो लिखा ना चेंजिंग, कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, तो किस में भेज दो इसको, अरे यार खुद चाहेगा, +2 है तो किस में भेज दो, +3 में। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, डी में 4 हुआ होगा और डी में कितना हो गया होगा, 3। अब आओ, अगर क्रोमियम, अगर ये जनरली लिगेंड पढ़ाए थे आपको, देखो आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाए फ़ायदा क्या है, ये डी ब्लॉक है तो डी में 5 मतलब 5 होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, यानी क्रोमियम 6 लिगेंड के साथ लगा होगा, तो इसमें बंटवारा होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो एक होता है T2G नीचे रहते हैं और EG ऊपर होते हैं। तो T2G पढ़ाया था, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहेगा, 3, और 3 कहाँ रहेगा, T2G में, और ये तीनों एक साथ भाई लोग रहते थे, अपना स्टेबल लेते थे, पढ़ाया था। जैसे शुरुआत के 5 भाई हैं तो पहला दूसरा तीसरा एक साथ हो जाएंगे, और कहीं 5वां वाला पहले के साथ हो गया तो दिन भर दूध ढोएगा, डायपर पहनाएगा, जाओ ये ले आओ, जाओ खाना ले आओ। कोई भी अगर बंटवारा होता तो छोटा वाला बड़े के साथ नहीं जाता है। या देख लीजिए, अगर जिसके पास 5 भाई नहीं जाएगा, अरे बड़े वाले के पास उकरे बराबर जो छोटे बराबर 4-5 लड़के घुमा करेंगे, तो फिर बताओ कहाँ उसके साथ रहेगा, दिन भर खाली काम करेगा, पढ़ाई थोड़ा कर पाएगा, स्टेबल ही रहेगा। तो उसका मतलब क्या करे, वो जो को T2G का मतलब 3 बड़े वाले एक डब्बा एक साथ, ये तीनों बड़े भाई एक साथ और ये दोनों एक साथ, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अब रहना चाहेगा तो आराम से स्टेबल है। तो क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग इसलिए काम करता है, ऑक्सीडेशन करना चाहता है, T2G लेवल स्टेबल हो जाती है। तो ये T2G लेवल क्या हो गया, स्टेबल। इसमें आओ, ये देखो +3 जो है कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। क्यों, अब देखो एक रूल है यार, जब कोई रिड्यूसिंग करता है ना, तो मैंने पढ़ाया था, उसके अपनी भाषा में सोच लो, यानी कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हायर में जाना चाहेगा, ये रूल है, ज़्यादातर रूल होता है। कोई भी अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ज़्यादा चाहते हैं, और कोई ज़्यादा में होता है तो किस में आना जाता है, कम में। अरे कोई गरीब है तो वो अमीर बनना चाहता है, और बहुत सारे अमीर होना चाहते हैं, लेकिन जब उसमें उनको घमंड आ जाता है तो नीचे आ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग देखा होगा कि नया पैसा कमाया है, अभी औकात में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर गया फिर भरने से नीचे आ गया। तो जो ऊंचा होता है वो हमेशा नीचे आता है, इसका मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो किस में आना चाहेगा, कम। ना समझ में आए तो ये रटो ना, लिखा तो है रिड्यूसिंग, लो काहे ऊपर आगे ऊपर जाओगे, ये सबसे बढ़िया, यही याद करो। ये तो है, ज़्यादा हाउस पाउस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बता दिया कि +2 से +3 जाना चाहेगा रिड्यूसिंग, क्योंकि T2G लेवल स्टेबल है, एकदम सही है। अब यहाँ पे ये ज़्यादा वाला है, यहाँ सामने लिखा है कि ये बताओ +3 वाला कहाँ है, 4 रखे हैं, तो इसको 5 बना दो ना, खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या कर दें इसको, कह दो रुक जाओ, +3 से प्यार से किस में चले जाओ, +2 में। क्या हुआ होगा, डी में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, अब कितना हो गया होगा, डी में 5। कोई ज़्यादा ऑक्सीडेशन से कम जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और रिडक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग हो तो गया। तो क्या कहेंगे, डी में 5 रहना चाहता है, अभी डी में 4 है, ये 5 रखना चाहेगा, क्योंकि D5 हाफ फुल स्टेबल होता है। हो गया, यहाँ लिख दीजिए, D5 में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 5 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, हाफ फुल या हाफ फुल स्टेबल हो गया।
इसलिए कहेंगे मैग्नीज +3 से +2 में जाना चाहेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, नहीं रिडक्शंस करेगा, क्योंकि डी में 5 आधा डी में हाफ फुल कर लेगा, हाफ फुल स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है। क्रोमियम +2 से +3 में जाना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जा, T2 लेवल स्टेबल करना चाहेगा, तो इसलिए क्रोमियम +2 ऑक्सीडाइजिंग और ये Mn+3 सॉरी क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग। देख लो इंसर्ट में लाइन लिखा होगा। तो अब जो है चीज़ें वहाँ से आ रही निकल के ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, अब ना पढ़े वो तो डायरेक्ट डी ब्लॉक पढ़ा दें, तो ये वैसे नहीं पल्ले पड़ता, क्या है कम समझ में आता है ना, हमारे भी कम समझ में आता है। क्वेश्चंस कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फटाफट हम देखते हैं। अच्छा जो पढ़ाएं पहले इससे कराते हैं, डी ब्लॉक क्या डिस्टर्ब करें, जो पढ़ाएं इस पे क्वेश्चन दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड एसआरपी के बारे में बोला है, एसआरपी के बारे में नहीं, अच्छा ठीक है दिया है। एक सवाल है, मैं इसको पढ़ाया था, वहाँ भी था यहाँ भी था। सवाल क्या है, सवाल नोट कर लो। ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल का, दूसरा सवाल देता हूँ। देखिए इसमें काफ़ी सवाल तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ जाएगा। क्या दिया है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड एसआरपी यानी स्टैंडर्ड एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रोड यूज किया तो ई कर लो। एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स किसका, Mn+3 से Mn+2 में जा रहे हैं। फॉर बी का है, क्रोमियम का है, मैग्नीज का है एंड कोबाल्ट का है। ये कितना कितना दिया है, आर ये दिया है आपका -0.26 वोल्ट दिया है, -0.41 वोल्ट प्लस 1.57 वोल्ट, फिर दिया है आपका प्लस 1.97 वोल्ट, ये दिया है रिस्पेक्टिवली, दिया है ना, क्या दिया है, रिस्पेक्टिवली ये दिया है। कह रहा है कि विच मेटल आयंस कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। विच मेटल आयंस विच कैन लिबरेट H2 कहाँ से, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। देखो दूसरे फॉर्म में पूछ लिया, मतलब चाहे जैसे पूछे, आपकी क्या दे दिया है, एसआरपी दे के पूछ लिया, उससे क्या मतलब, कुछ भी दे। ऑप्शन लिख लो, एसिड्स आर कौन कौन करेंगे, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में दिया है आपका B+2 एंड Mn+2। सेकेंड ऑप्शन दिया है क्रोमियम +2 एंड कोबाल्ट +2, क्रोमियम +2 एंड कोबाल्ट +2। थर्ड बेरिलियम +2 एंड क्रोमियम +2। फोर्थ ऑप्शन Mn+2 एंड CO+2। ये चार ऑप्शंस हैं और कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन जो है एसआरपी दिया है, कौन मेटल एसिड रिलीज करेगा। अभी मैंने पढ़ाया है, बशर्ते हमने एसआरपी नहीं कहा था। आए चार ऑप्शन लिखे,
अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, जस्ट तुरंत, अभी कोई अभी टाइम लगा नहीं है, बस ये लैंग्वेज बदला हुआ है। बताओ, तुक्का मारो है, जिसका जिसका लगा है तो ऊपर दिखा है, देखो लिखा हुआ है। अभी पढ़ाया, जस्ट पढ़ाया, जोरा थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाती है, चुप हो जाता है आदमी, क्योंकि वो सोचता है कि यार जो पढ़ाया वही फंस जाता, तो लैंग्वेज बदल दिया उसने, करना क्या है। नहीं समझ में आया? अरे जो मेटल की एसआरपी नेगेटिव होगी वो हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, वही हाइड्रोजन निकालेगा, बस हो गया। तो नेगेटिव किसका है? इसका होगा और इसका होगा, यही दो लोग करेंगे, एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये है, बाकी घुमाए हुए है। मेटल अबव द हाइड्रोजन रिलीज करेंगे गैस, जिसका एसआरपी पॉजिटिव होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो हमें ध्यान नहीं दे रहा है कौन करता है कौन नहीं करता है। आते हैं कौन कौन नेगेटिव में है, ये बी है और सीआर है, यानी बेलेडियम क्रोमियम है, ये सेकंड वाले हैं। चलो बैठे रहो इसे, आले कुछ करने ज़िंदगी में कर पाओगे मतलब वही लाइन बार बार बोलने का मतलब है अब जाके इसको रट लेना कि एग्जाम में ये आएगा, और फिर अगले बार लैंग्वेज चेंज होगा, फिर लैंग्वेज बदला होगा, फिर चले ना छोड़ छाड़ के ये कर दिया, फिर अगले बार ये करना। देखिए किस्मत बदलती है जब आप दिमाग खोलते हैं, या तो दिमागी खरीद लो 2-4 कुंडल उंडल खाओ, उसको घर वाले कहते हैं कि देखो इतना बड़ा हो गया दिमाग ही नहीं है। दिमाग ना हो तो नहीं बढ़िया बढ़िया मोबाइल क्यों चलाते, फिर वो बटन वाला मोबाइल चलाते हैं। चलते हैं, अब दिमाग कहाँ ला पाएंगे, दे देंगे यार हम। तो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है नेगेटिव में होते हैं, हमने पढ़ाया था जो मेटल अबव द हाइड्रोजन, उनकी एसआरपी जो है नेगेटिव में होगी वो निकालेंगे, जो पॉजिटिव वाले होंगे नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले आ जाएंगे तो वो जो है हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से। तो ये सब पॉइंट्स जो है मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, यहाँ पे नहीं बताता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। अभी तो हमने लेंथेराइड में पढ़ाया नहीं, उससे सवाल बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है। अब देखो एक साथ तो इतने इतने सवाल दिए हैं, हम क्या बताएं। एक जो भी एक सिंपल सवाल नहीं है, जब भी सवाल है कंबाइन में है, मतलब जो भी पूछो तो उसमें कोई ना कोई सवाल होता है। जो पिछला मैंने सवाल कराया था वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा दिया उसमें, पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें सब यूज कर सकते हैं। एक लाइन क्वेश्चन लिखो, ये अभी पढ़ाया ना, ये हाँ अभी कल पढ़ाया था इसको, एक क्वेश्चन नोट कर लो। इसमें लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। चूज द करेक्ट, क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द oxidation state of the central metal item in their following oxonine
दी फॉलोइंग ऑक्सो एनाइंस। ये ऑप्शन है आपके, जो आपको यहाँ पे पहले दिया है कौन कौन होंगे। BO2 प्लस, अगला है BO2 प्लस, फिर अगला दिया है TiO प्लस 2, अगला दिया है CrO4 माइनस। ये है ऑप्शन बना है BO प्लस 2 बराबर होगा BO2 प्लस, फिर ज़्यादा होगा TiO प्लस 2, फिर दिया है क्रोमियम Cr